नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। आप सुन रहे हैं सुशीला टॉक भौरे का उपन्यास नीला आकाश, एपिसोड 6। भेकू जी जंगल की तरफ से लौट आए हैं। घर में चंदरी और बेटियां उठ गई हैं। कोई घर झाड़ रही हैं, कोई चूल्हा सुलगा रही है, कोई पानी भरने जा रही है। सेवानगर के घर घर में लोगों की दिनचर्या शुरू हो गई है। पड़ोसी गंगाराम के घर शांति है। लगता है घर के लोग अभी सोकर उठे नहीं हैं। सिर्फ उनके घर की बहू रामबाई घर झाड़ती हुई आंगन झाड़ने बाहर निकली। भेकू जी ने रामबाई को देखकर खखारा। बहू ने तुरंत सिर का पल्लू घूंघट के रूप में आगे खींच लिया। वो जल्दी जल्दी अपना आंगन झाड़ बुहार कर घर में चली गई। भेकू जी मुंह में दांतों से दबाई नीम की दातून को जल्दी जल्दी चबाकर दातून करने लगे। बकरी की पुकार सुनते ही वे घर के बगल में बनी बकरी की सार में गए। दोनों बकरियों के सिर और पीठ पर हाथ फेरा। मुंह से दातून रखने से वे कुछ बोल नहीं पाए। दोनों की पीठ थपथपाते हुए उनके गले के गिलमा की गांठ खोल दी। बकरियां मैं मैं अपनी भाषा में कुछ कहती हुई जंगल की हरियाली की तरफ बढ़ गई। दोनों को दूध नहीं है। दोनों के बच्चे बड़े हो गए थे। पिछले दिनों अच्छी कीमत मिलती देखकर भेकू जी और चंदरी ने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें बेच दिया। अब वे राह देख रहे हैं बकरियों की अगली वेद का। दीपावली तक दूध और पूत होना ही है। बकरी के ब्याने से दूध का आसरा हो जाता है, नहीं तो काली चाय ही पीते हैं। रोज रोज गिलास में अठन्नी का सिक्का खनखनाते हुए कौन बाजार तक जाए। एक रामकिशन का आसरा है, वो भी सुबह जल्दी नहीं उठता। भेकू जी को देखकर मुर्गियां जोर जोर से कुटकुटाने लगी। उनकी तरफ ध्यान जाते ही भेकू जी ने मुर्गियों के दड़बे का ढक्कन खोल दिया। दो मुर्गियां दड़बे से निकलते ही आंगन में चक्कर लगाने लगे। भेकू जी ने उन्हें बाहर भगाते हुए घर के बरामदे के झड़पट्टी पर रखी अनाज के दानों की छोटी टोकनी उठा ली और आंगन के बाहर के रास्ते पर उन्होंने मुट्ठी भर दाने बिखेर दिए। मुर्गियां झटपटाते हुए दानों पर टूट पड़े। सुबह का उनका नित्य क्रम भी साथ साथ चलने लगा। घर का आंगन मुर्गा मुर्गी की चीचरी से गंदा ना हो, इसलिए भेकू जी सुबह सुबह उन्हें आंगन के बाहर दाना डालते हैं। दाना चुगते चुगते उनका आपस में लड़ना झगड़ना भी शुरू हो गया। उनमें भी पक्षपात और गुटबंदी होती है। मुर्गे कभी एक मुर्गी का पक्ष लेकर उनका संरक्षण करते हैं और दूसरी को भगाते हैं। कभी दोनों मुर्गियां मुर्गों की दबंग हरकतों और मारपीट से बचती हुई घर में, बाड़े में या घर से बाहर छिपने निकल जाती हैं। मुर्गे भी बड़े होशियार होते हैं। जब उन्हें अपनी शक्ति बताना हो तो दूसरे मुर्गा मुर्गी को चोंच से मार मार कर घायल कर देते हैं। वही मुर्गा जब अपनी प्रियसी मुर्गी से प्रणय निवेदन करता है, तब एक टांग पर उसका नृत्य और मुर्गी के चक्कर लगाने का उसका भाव देखते ही बनता है। ऐसे समय रामकिशन और लक्ष्मी पार्वती मुर्गे को दूर भगाती हैं कि मुर्गा मुर्गी को परेशान कर रहा है। तब चंदरी बच्चों को डांटकर कहती है, अरे मुर्गे को नाचने दो, तभी तो मुर्गी अंडा देगी। छोटे बच्चे माँ की ये बात समझ नहीं पाते हैं, मगर सीता राधा ये सुनकर हंसती हैं। भेकू जी भी चंदरी की इस बात पर हंसते हैं। प्रकृति का नियम पशु पक्षियों में खुले आम दृष्टिगोचर होता है। प्रेम ही जीवन है, प्रेम से ही संसार सुखमय है। भेकू जी के घर के सामने नीम, आम और जामुन के बड़े झाड़ हैं। इनकी घनी डालियों के बीच पपीहा पक्षियों का वास है। सुबह होते ही उनकी मीठी आवाज में प्रिय के लिए गुहार सुनाई देने लगती है। छोटी डाली पर चिड़िया भी बड़ी मधुर आवाज में गीत गा रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं। ऐसे समय भेकू जी को लगता है संसार की सबसे सुख और संतोष उनके पास है। जीने के लिए और क्या चाहिए। जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। ये बात संत महात्माओं ने भेकू जी जैसे लोगों के लिए ही कही गई होगी, ताकि वे अपने जीवन में कुछ अधिक पाने का विचार न करें, अपने अभाव पूर्ण जीवन में ही सुखी और संतुष्ट रहें। भेकू जी का ये सुख संतोष कुछ क्षणों तक ही रहता है। कड़कती धूप में जब भूखे प्यासे रहकर पसीना बहाते हैं, तब जीवन के सारे अभाव, दुख, तकलीफ और शोषण, अन्याय याद आने लगते हैं। तब उनका मन यही प्रश्न करता है, क्यों हम ऐसे जीवन जीते हैं? क्यों हम सवर्ण जाति से अलग, बहिकृष्ट, बहिकृत, अपमानित, दलित, अछूत, बेबस, मजबूर जीवन जीते हैं? हमारे लिए क्यों ऐसे बंधन हैं? हम क्यों ऐसे पराधीन हैं? स्वतंत्र देश में रहकर भी
रूढ़ी परंपराओं से पराधीन। दरवाजे के पास छत की बल्ली में टंगा मिट्ठू का पिंजरा देखकर भीखू जी दया से भर गए। बेचारे पक्षी को कैद करके पिंजरे में बंद करके रखा है। जो उसके साथ अन्याय है, कहीं वो उड़ न जाए, इसके लिए उनके पंख भी काट दिए गए। मुक्त गगन में उड़ने वाले आत्मनिर्भर पक्षी को अपने आश्रित बना लिया है। क्या ये गलत नहीं है? वे सोचने लगे। उच्च वर्णीय लोगों ने हमें भी इसी तरह अपने आश्रित बनाकर रखा है। हमारी शक्ति को आगे बढ़ने की, हमारी क्षमता को उन्होंने हमसे छीन लिया है। हमें कमजोर, असहाय बना दिया है। ऐसा क्यों किया हमारे साथ? भीखू जी स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं। आज भीखू जी के मन में क्या है पता नहीं। वे ना जाने क्या क्या सोचे जा रहे हैं। मानवता की, प्रकृति की और पर्यावरण की चिंता हम सभी को करना चाहिए, मगर लोग अपने सुख के लिए वशीभूत हो जाते हैं। पिंजरे का पक्षी कितनी मीठी आवाज में मनुष्य की तरह बात करता है। उस सुख को पाने के लिए ही लोग आकाश में उड़ने वाले पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। हमसे भी लोगों की इसी तरह सेवा करवाई जाती है। हमें पराश्रित, पराधीन रखकर वे सुख सुविधा पाते हैं। भीखू जी सोचने लगे, यदि हम पशु पक्षियों को मुक्त स्वतंत्र रखकर उनके भोजन पानी का इंतजाम कर सके तो कितना अच्छा हो। इसी तरह समता, स्वतंत्रता, बंधुता और सम्मान का जीवन हम भी जिए। समाज में जियो और जीने दो का सिद्धांत होना चाहिए। भीखू जी ने पिंजरा उतारकर आंगन की पाल पर रखा और बाल्टी में रखा पानी लोटे से भरकर पिंजरा धोने लगे। वे तोता को नहला रहे हैं। तोता सुबह सुबह पानी से बचने के लिए टेटे टेटे कर रहा है, मगर नहीं, भीखू जी जानते हैं सुबह का स्नान सबके लिए अच्छा है। उससे मिले ताजगी के साथ हम पूरा दिन अच्छी तरह अपना काम धंधा कर सकते हैं। तोता को नहलाते समय भीखू जी को राम किशन की याद आई। उन्होंने आंगन से ही बरामदे की तरफ देखते हुए पुकार कर कहा, राम किशन, ओ राम किशन, अभी तक उठा नहीं क्या? सीता, राम किशन को उठा दे, आज उसका सुबह का स्कूल है। सोमवार बाजार का दिन है। आज के दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूल रहता है। इसके बाद बच्चे भी फ्री रहते हैं, चाहे वे अपना काम करें या माँ बाप के काम में हाथ बटाएं। पार्वती तोता के लिए हरी लाल मिर्ची और बासी रोटी का एक टुकड़ा ले आई। उसने बड़े प्यार से बात करते हुए मिर्ची उसे पकड़ा दी। मिट्ठू भूखा है, मिर्ची खाएगा? वो तुरंत बोला, मिट्ठू 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 भूखा है, मिर्ची खाएगा। वो पैर से मिर्ची पकड़कर कुतुर कुतुर कर खाने लगा। रोटी का टुकड़ा कटोरी में गिरते ही लपक कर उसने रोटी चोंच से उठा ली। वो तन्मय होकर रोटी खाने लगा। भीखू जी ने पिंजरा झाड़ की छांव में टांग दिया। आज उन्हें पिंजरे का पक्षी और अपना जीवन एक जैसा लग रहा है। उन्होंने निश्चय किया, कटे पंख बढ़ने पर मैं मिट्ठू को मुक्त कर दूंगा। बाजार के दिन सेवा नगर के लोगों का एक बड़ा काम रहता है। बाजार लगने वाली दुकानों के दुकानदार सुबह की बोहनी के बाद दिन भर अपने माल की बिक्री अच्छी कीमत पर करते हैं। उनके लाभ में उन लोगों का भी हक बनता है जो बाजार का बड़ा मैदान झाड़ फुहार कर साफ सुथरा बनाते हैं। कुत्ता बिल्ली की गंदगी, कंकड़ पत्थर के ढेर और घास पत्ती का सारा कचरा झाड़ना और समेटकर दूर फेंकना बड़े परिश्रम का काम है। इस काम को सफाई कर्मचारी तो करते ही हैं, भीखू और चंदरी भी अपने मन से कुछ अस्थायी और कुछ अस्थायी दुकानों की जगह झाड़ फुहार कर साफ कर देते हैं। ये काम दुकानदार भी उनसे आग्रह करके करवाते हैं। इसके बदले में वे उन्हें कुछ न कुछ जरूर देते हैं। दोपहर के बाद चंदरी, कली और बुधिया अपने हाथ में एक एक टोकना लेकर दुकान दुकान पर जाकर सब्जी, भाजी, फल, अनाज, कपड़ा, श्रृंगार का सामान जैसी सभी दुकानों पर जाकर सामान उगाते हैं। उनकी टोकनी में कोई एक बैगन डालता, कोई 2 आलू, कोई एक प्याज टमाटर, कोई एक केला, कोई कंघा, कोई छोटा सस्ता गमछा। बड़ी दुकान वाले उगाई में बड़ा सामान नहीं देते, बस चवन्नी या अठन्नी इनकी टोकनी में डाल देते हैं। इस तरह उन्हें हफ्ते भर के लिए सब्जी मिल जाती है, फल फ्रूट भी। बाजार उगाते समय कैलाश और रामकिशन अपनी माँ के पीछे पीछे रहते हैं। टोकनी में खाने पीने की चीज भी मिलती है। कैलाश झट से उठाकर एक तरफ खड़े होकर खा लेता है। बुधिया उसे मना नहीं करती। वो कहती है, बच्चा है, अभी खाने पीने और खेलने के दिन है। मगर रामकिशन ऐसा नहीं करता। उसके व्यवहार में शालीनता है। भीखू जी रामकिशन को उठाने आए। सूरज आसमान पे चढ़ गया है, रामकिशन उठ जा।
चंदेरी बेटे को मनोहार के साथ पुकार रही है। उठ जा रे मेरा राजा बेटा। बेटा कुनमुनाते हुए करवट बदलता है। रामकिशन बरामदे की जमीन पर गोदड़ी के बिस्तर में गुड़ी मुड़ी होकर सोया पड़ा है। भीखू जी उसे उठाने के लिए पास आए। उन्होंने बेटे के सिर पर और पीठ पर हाथ फेरा, मानो अपने सपने को जगा रहे हो। मेरा बेटा बाजा नहीं बजाएगा, मेरा बेटा पढ़ाई करेगा, मेरा बेटा अच्छी नौकरी करेगा। सबसे छोटा लाडला बेटा रामकिशन। भीखू जी उसे पुकारते हैं, तरह तरह के लालच बताकर उसे जल्दी उठने और स्कूल जाने के लिए तैयार होने को कहते हैं। उठ जा बेटा, आज मैं तुझे नई बांसुरी दिलाऊंगा। उठ जा बेटा, तेरी माँ ने चाय बना ली है, तू चाय रोटी खा ले। बेटा उठने में देर कर रहा है। ये देख, भीखू जी ने बेटे को एक चपत लगा दी। बेटा कुनमुनाता, सिर खुजाता, आंखें मचलता, बिसूरते हुए बाप को देख रहा है और सोच रहा है, बप्पा आज सुबह सुबह क्यों ऐसे गुस्सा कर रहे हैं, क्यों उसे इतनी जल्दी उठा रहे हैं। रामकिशन भीखू जी से डरता है। भीखू जी का व्यवहार ही ऐसा है, लाड प्यार खाने पीने के समय, लाड प्यार खाना पीना, मगर काम के समय काम। रामकिशन बाप को सिर के पास बैठा देखकर जल्दी से उठ गया। जैसे तैसे उसने मुंह हाथ पैर धोए और चाय रोटी खाने बैठ गया। चंदरी भीखू जी के लिए चाय ले आई। रामकिशन का बिस्तर उठाकर तह करके मचान पर रखा। फिर भीखू जी के साथ बरामदे में बैठकर इत्मीनान के साथ चाय पीने लगी। बेटियां बड़ी हो गई हैं, घर का रसोई का काम सब संभाल लेती हैं। सीता और राधा रामकिशन को स्कूल जाने के लिए तैयार करवा रही हैं। कहाँ है सफेद शर्ट, कहाँ है खाकी पैंट, स्कूल के जूते मोजे कहाँ हैं। घर में थोड़ी देर के लिए चिल्ला चोट मच गई। रामकिशन सब बात की चिंता छोड़कर पहले चाय रोटी खा लेना चाहता है। स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी, इसलिए राधा और लक्ष्मी जूते मोजे और स्कूल यूनिफॉर्म लेकर उसके सामने खड़ी हैं। बस एक मिनट, बस एक मिनट, कहते हुए रामकिशन ने अपने हाथ की बासी रोटी खत्म की। तभी उठा, झट से कपड़े पहने, जूता पहना, शर्ट की बटन लगाने और जूते का फीता बांधने का काम वो रास्ते में चलते चलते करेगा। वो बस्ता उठाकर घर से बाहर निकला। भीखू जी आंगन में उसकी राह देख रहे हैं। उसके साथ वे स्कूल की तरफ चल दिए। 13 साल का रामकिशन, भीखू जी के सपनों का आलम्बन। भीखू जी गुनगुनाते जा रहे हैं, चलो रे भैया स्कूल चलो, पढ़ लिख कर तुम साहब बनो। रामकिशन 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर वो पढ़ा लिखा और अच्छे घर का लड़का दिखने लगता है। उसके इस रूप को देखकर चंदरी और भीखू जी मानो नजरों से ही 100 बलाएं ले लेते हैं। रामकिशन के बाल तेल कंघी से चमक रहे हैं। पाँव के काले जूते और सफेद मोजे के साथ गले में लाल टाई बांधना भी जरूरी है, मगर टाई कभी समय पर मिलती ही नहीं। रामकिशन ने चलते चलते सफेद शर्ट के बटन लगा लिए और शर्ट को पैंट के अंदर दबाकर शर्टिंग कर ली। भीखू जी के हाथ से बेटे को अपने में समेटे हुए गुनगुनाते आगे बढ़ते रहे, मेरा बेटा खूब पढ़ेगा, मेरा बेटा साहब बनेगा। भीखू जी आशावादी हैं। चंदरी समाज के कटु यथार्थ को देखकर नाराज है। बेटे के प्रति भीखू जी की अत्यधिक बढ़ती महत्वाकांक्षा को देखकर एक दिन चंदरी बोली, भीखू जी अपने दिल में बड़े सपने पाल रहे हो, मगर याद रखो हमारे बच्चे पढ़ लिख भी जाएं तो भी उन्हें अच्छी नौकरी कौन करने देगा। गांधी जी यही कह गए हैं, अछूत चाहे जितना पढ़ लिख ले, मगर काम रोजगार अपने बाप दादाओं का ही करें। हमारा काम यही बताया है, सूपा डलिया बनाओ, झाड़ू चटाई बनाओ, सिर पर रखकर बेचो और बाजा बजाओ। भीखू जी के बाजे पर उसने एक थाप मार दी। बाजे की आवाज देर तक गूंजती रही। पुरानी यादों का कड़वापन उसकी आवाज में समा गया। वो व्यंग के साथ बोली, बेटियों को नहीं पढ़ने दिया, देखते हैं बेटा कितने क्लास तक पढ़ पाए। अगर पढ़ता है तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ने दिया तो कैसे नहीं पढ़ने देंगे, मैं उन्हें देखूंगा, कैसे नहीं पढ़ने देंगे। चंदरी की बातों को काटकर भीखू जी ने उसे समझाया, जमाना बदल रहा है, समय बदल रहा है, तुम भी अपने विचारों को बदलो। मगर चंदरी के मन में आशा निराशा के बादल मंडराते रहे। बाजे की आवाज सुनकर चारों बेटियां माँ के पास आकर खड़ी हो गईं। चंदरी ने उनके सिर पर हाथ फेरा, ममता से उन्हें दुलारा, फिर अपनी आंखों से ढरक आए आंसुओं को पोंछ लिया। वो रूंधे गले से बोली, जल्दी हार मान ली मेरी बेटियां, हिम्मत के साथ डटी रहती तो किसकी मजाल थी जो इन्हें स्कूल न जाने देते।
वे अपनी चाल चलते रहें और हम नासमझ उनकी कपट नीतियों को नहीं समझ सके। चंदरी को दुखी देखकर भीखू जी भी दुखी हो गए। भीखू जी की आंखों में वे दिन तैर गए जब उनकी बेटियां स्कूल की पहली कक्षा में डरी सहमी सिकुड़ी सिमटी पीछे कोने में बैठी अपने मन से स्लेट पट्टी पर लिखती रहती थी। न मास्टर उनके पास जाता, न उनका लिखा देखता, न कुछ लिखना सिखाता। बिना गलती के उन्हें डरा धमकाकर भयभीत बनाकर रखा जाता था। भीखू जी का मन कड़वा हो गया। इस पूरी समाज व्यवस्था को बदलने के लिए उनका मन छटपटाने लगा। कुछ करने के लिए वो बेचैन होने लगे। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।